चलो आज अपन देखेंगे 1859 एक्ट का, 1858 का एक्ट। तो अपन जैसे जब भी चालू हो तो वो 1800 में चल रहे थे, 13 हो गया, 33 हो गया, ठीक है, 53 हो गया। अब इसके बाद अपन आ रहे हैं किसमें, 58, फिर 58, 61 और 92, ये ऐसे चलेंगे। ठीक, तो फट रिविजन कर लिया करो। कहाँ 6 आने थे, 1800 में 6 आने थे, 3 हो गए, ये चौथा ये रहा। ठीक, 1858। अब देखो जब इसको अपन पढ़ें तो इससे पहले अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा 1857। ठीक है, ये क्या था, ये रिवोल्ट, इसको मैंने यूँ लिखा हुआ R57, जैसे RJ14 ऐसे R57, मतलब रिवोल्ट 57। तो 1857 के विद्रोह में हुआ क्या कि पूरा उथल पुथल हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारत में विस्तार था उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि यार ये रुकेगा कैसे, मतलब आगे जैसे कभी ऐसा विद्रोह हो जाए तो ये रुके कैसे। तो उसमें फिर यूँ जैसे निकल के आया, जैसे अपन वो कॉन्सेप्ट वैसे कांग्रेस के संदर्भ में पढ़ते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है। ये कॉन्सेप्ट आया एक सेफ्टी वॉल का, ठीक है ना, सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल मतलब सेफ्टी वॉल का जैसे कुकर में आपने जैसे देखा, और ढक्कन के ऊपर वो सीटी लगी रहती है कि कुकर के अंदर जब प्रेशर बनता है तो वो प्रेशर उस सेफ्टी वॉल के थ्रू रिलीज हो जाता है। अगर वो नहीं हो तो कुकर ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कभी अपन न्यूज़ में अपन देखते हैं। तो आया कि एक सेफ्टी वॉल बने ऐसे। इस सेफ्टी वॉल में क्या हो कि ये इसमें इंडियंस का इंडियंस इसके अंदर हो, इंडियंस इसको रिप्रेजेंट करें, और उनके मन में क्या चल रहा है, मतलब जिसको बोलते हैं जन भावना, है ना, एक पब्लिक विल क्या चाहती है वो अपने को पता लगे। वो पता लगे इसलिए क्यों, क्योंकि ऐसा विस्फोट दोबारा नहीं हो। क्योंकि चलो इस विस्फोट में तो राजाओं ने मदद कर दी थी और कैसे तैसे अपन बच गए, अपने कुछ मिलिट्री सुप्रीम में से अपन बच गए, नहीं तो बचने कोई भी इसमें चांसेस नहीं थी। क्योंकि ये एक सिपाही विद्रोह था, सिपाही मुटनी थी। सिपाही मुटनी क्या, जो मतलब भाई ब्रिटिशर्स का भारत में आधार था मिलिट्री, और मिलिट्री का आधार होता है पैदल सेना, ठीक है, सिपाही उस समय, ठीक है ना। तो वो सिपाही जब विद्रोह कर देगा तो अपने बहुत कम चांसेस है कि टिके रहे। ठीक, तो इसलिए जरूरी था कि एक सेफ्टी वॉल अपने पास हो। तो अब सेफ्टी वॉल बनाने के लिए क्या, जनभावना जानने के लिए आपको चेंज करने पड़ेंगे। कुछ अपने को भारत का जो प्रशासन है उसमें चेंज करने पड़ेंगे, और जो इंग्लैंड में प्रशासन था, जैसे अभी अपन देखते आ रहे थे कि महारानी कंट्रोल करती थी, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्ट COD और BOC की तरह, उसमें अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो इंग्लैंड में जो जितने भी चेंज हुए उनको बोलते हैं चेंजेज इन होम गवर्नमेंट। होम, भाई होम इसको क्यों बोला, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अपन चेंज करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का होम क्या था, घर क्या था, कहाँ से थे वो मूल, तो वो मूल इंग्लैंड के थे। तो होम गवर्नमेंट में चेंज करने का और इंडियन गवर्नमेंट में चेंज करना पड़ेगा अपने को, दो तरफा अपन को चेंज करने पड़ेंगे सेफ्टी वॉल अगर अपन को बनाना है तो होम गवर्नमेंट में जितने भी चेंज हुए सारे चेंजेस हुए 1859 एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसके जो अपने पास माइक्रो, इसके आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इंग्लैंड, नो चेंज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो, ठीक है ना। चेंजेस कहाँ हुए, इंग्लैंड में, और यहाँ पे लिख लो होम गवर्नमेंट में। यहाँ क्वेश्चन आता है, 1858 के एक्ट ने सभी चेंजेस जो किए वो होम गवर्नमेंट में किए, ये बिल्कुल सही है। भारत में इसने कोई चेंज नहीं किया था। भारत में जितने भी चेंज होंगे या तो कुछ तो होंगे 1861 से, और बड़े पैमाने पे होंगे 1892 के एक्ट से, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। नो चेंज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, नो का मतलब नो ही है, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं था जो भारत के प्रशासन से संबंधित। अब आप बोलोगे सर इंग्लैंड में हुआ तो वो तो भारतीय प्रशासन से था, बिल्कुल था, लेकिन वो भारतीय प्रशासन कहाँ पे था, वो होम गवर्नमेंट में था, इंग्लैंड में, ठीक है ना। अब आप जैसे बोलोगे सर केंद्र सरकार में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ परिवर्तन। जैसे मान लो वहाँ PM जैसे मोदी बन के आए 14 के अंदर, बिल्कुल चेंज हुआ। तो बोलेगी सर राजस्थान में क्यों नहीं हुआ, अरे राजस्थान में सरकार अलग चल रही थी, सत्ता ही अलग है। अब वो बात दूसरी है कि हाँ भाई वो तो तालमेल से काम चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं आता। ये सेंटर में चेंज हुआ था, स्टेट में, स्टेट मतलब भारत के अंदर, उसमें चेंज से कोई ऐसा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था। ठीक, इसमें आप ये मत सोचो कि सर कुछ तो प्रोविजन होंगे, नो का मतलब नो, ऑल चेंजेस इन होम गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें अपन जैसे देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अपन जैसे इसको देखो कि क्या था, जैसे अपन देखते हैं कि 1800 भाई 1600 के अंदर जैसे चार्टर मिला, 1608 के अंदर सूरत के अंदर आई, फिर 1813 के अंदर ये क्या एक खत्म हुआ, एकाधिकार, ठीक है। फिर 33 के अंदर जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया सारा। अब आ गया 58। तो अपन जैसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होता चला, अगर यहाँ बिल्कुल खत्म ही हो गया, है ना। तो भाई खत्म तो अपन 13 में भी कर चुके थे, वो बात सही है, लेकिन वो उसके सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स खत्म किए थे। अब यहाँ पे क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जानी किस नाम से जानी जाती थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करता था। जैसे अपन दो इंस्टीट्यूशन देखे थे, क्या थे वो, ये दोनों थे, इन दोनों को खत्म कर दिया। क्या कहना है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी तो वैसे खत्म थी, तो इसमें एक स्टेटमेंट है कि वो तो मर तो पहले ही चुकी थी, ठीक है ना। बस किसी न किसी रूप में उसकी खाल जिंदा थी, मतलब मर तो यहीं चुकी थी,
1333, लेकिन किसी न किसी रूप में उसकी खाल जिंदा थी, खाल ये थी, और उस खाल को भी खत्म कर दिया अपन ने 1858 के एक्ट में, है ना। तो वो जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग बताना पड़ता है कि पहले मर चुकी थी, 13 मर गई, 33 में मर गई, किसी न किसी रूप में खाल जिंदा थी, तो खाल ये थी CODBOC यूँ, ठीक है। अब क्या है, तो ये दोनों खत्म हो गए। फिर क्या, आप स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश क्राउन, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है, देखो नीचे लिखा हुआ डायरेक्ट, ठीक है। देखो मैंने पहले बताया था, ब्रिटिश इंडायरेक्ट बताया था पूर्ण नियंत्रण, समझो, तो वो मैंने बताया था कि वहाँ अपन को कभी डायरेक्ट नहीं लिखना है। डायरेक्ट वर्ड जो है ना, प्रत्यक्ष नियंत्रण, ये सिर्फ आता है 1858 के एक्ट में, उसके पहले कभी नहीं आता है। फिर आप बोलोगे सर वो तो चार्टर तो था, बिल्कुल था, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो जो इनडायरेक्ट था वो अब डायरेक्ट हो गया। पहले इनडायरेक्ट कैसे था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, 6 मेंबर थे, 6 को ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करता था, लेकिन वो इनडायरेक्ट था, अब डायरेक्ट हो गया बिल्कुल, अब किसी पूछने की जरूरत ही नहीं है। यूँ स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन कह लो, ब्रिटिश पार्लियामेंट कह लो, बात एक ही है, ठीक। पहले भी यही थे, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों से, पहले भी था, ये भी था, पहले इनडायरेक्ट था, अब डायरेक्ट है। फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या, डायरेक्ट चलाएगी कौन, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, डायरेक्ट। भारत की जो प्रजा है वो क्वीन विक्टोरिया की प्रजा है, विक्टोरिया घोषणा हुई थी इस एक्ट से पहले बाकायदा, सारा देखेंगे अपन। अब देखो, जब मैंने 1600 वाला चार्टर, 1600 में जब पता ना कि 1600 में चार्टर दिया गया, तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, है ना, QE लिखा हुआ था वहाँ पे, और देखो यहाँ लिखा हुआ QV, तो इनको वो पूरे में मत बोलो क्वीन विक्टोरिया, क्वीन, बस ये अल्फ़ाबेट ध्यान रखो अपने, क्योंकि अल्फ़ाबेट कंपेरेटिवली छोटी मेमोरी घेरते हैं यूँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वीन एलिजाबेथ, ये, क्योंकि अभी तो क्या अपन को अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं तो बिल्कुल ये चिपकी रहती है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, फिर अपन घूम जाते हैं, यहाँ तो एक तो वहाँ थी, यहाँ एक, यहाँ ऐसे, ठीक है ना। तो क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया की घोषणा है, इसमें आप साइड में जगह लिख लो कि विक्टोरिया डिक्लेरेशन, विक्टोरिया की घोषणा हुई थी, उसमें बोला गया था कि ब्रिटेन की महारानी, आज समस्त भारतीय प्रजा जो है वो ब्रिटेन की महारानी की प्रजा है, विक्टोरिया की घोषणा, विक्टोरिया डिक्लेरेशन। तो क्वेश्चन आया कि विक्टोरिया डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, 61, 58, 13, 33, तो 58। फिर क्या हुआ कि अब गवर्नर जनरल जो है वो वाइसरॉय बन गया, और ये जो पहला जिसने ट्रांजिशन फेस किया वो था कैनिंग, समझ गए। अब देखो इसमें कितने कितने मतलब फेस आते गए, एक अपन ने पढ़ा था BG हो गया, BGG, रेगुलेटिंग वारेन हेस्टिंग, देखा था रेगुलेटिंग एक्ट से वारेन हेस्टिंग था पहला। फिर अपन ने देखा कि ये BG जो था ना, ये क्या हो गया, ये IGG हो गया, ठीक है। किस एक्ट में हुआ, बेंटिक बना, और 1833 के एक्ट के अंदर ये हुआ। मैंने पता ये याद कैसे रहेगा, देखो ये DG आ रहा है, तो ये 33 ये DG आ रहा है, विलियम बेंटिक हो गया, इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। अब ये जो था, ये इंडिया का गवर्नर जनरल जो है, ये इंडिया का वाइसरॉय बन गया, और ये पहला कैनिंग था। तो देखो नाम चेंज होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नाम ही चेंज कर दिया, हमेशा अपने चेंज देखें। जब ये बेंटिक आया तो मैंने बताया था पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन भी हुआ, और लीगल जो सेंट्रलाइजेशन था वो भी हुआ। 33 में मिला ना पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार, ऐसे। अब इसमें भी कुछ न कुछ हुआ ही होगा, बिल्कुल। तो देखो अब ये क्या था, ये जैसे आप पढ़ोगे ना कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय, ये दोनों चीज़ है। अभी इस गवर्नर जनरल और वाइसरॉय में फ़र्क क्या होता था कि ये जैसे हुआ, तो देखो मेन क्या था, इसकी जड़ें छुपी हुई 1857 के विद्रोह के अंदर ही, कि 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है ना। फिर जैसे अपन ने तो राजस्थान के संदर्भ में तो आप पढ़े हुए हो, उसमें यूँ है कि सिपाहियों ने विद्रोह किया, लेकिन उस विद्रोह को दबाने के लिए कुछ भारतीय राजाओं और जमींदारों ने मदद करी, किसकी, ब्रिटिश सरकार की। तो अगर वो मदद नहीं करते तो भारतीय साम्राज्य को कंट्रोल में रखना ब्रिटिशर्स के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो मतलब भारतीय प्रजा ने अंग्रेजों की मदद करी एक तरह से, कई कई राजा हुए ही, अपन ने पढ़ा ये डिटेल के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जिन भारतीयों ने ब्रिटिशर्स की मदद करी है, उनके प्रति अपन को थैंकफुल होना चाहिए, समझ रहे हो। तो थैंकफुल होना चाहिए, तो मतलब अब इन भारतीय राजाओं की अपन को सुननी पड़ेगी भाई। इस समय जैसे मैं बता रहा था आपको कि 11 ही प्रांत थे, बाकी तो जितना भी भारत था वो सारा ये प्रिंसेस थी, उसके अंदर जो मैंने बताया था रजवाड़े थे, जैसे राजपूताना हो गया, इधर ये गुजरात हो गया, इधर MP ग्वालियर इंदौर वगैरह है, इधर ये पटियाला स्टेट थी, पेप्सू, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, इधर अपने जैसे ये छोटा मोटा अवध का नवाब था, इधर ये कांगड़ा था, समझ रहे हो, इधर ये अपने अहोम साम्राज्य थोड़ा बहुत था। तो मतलब ये जैसे खासतौर पर देखो राजपूताना में अपन पढ़ते हैं कि कई राजपूत राजाओं ने उनकी मदद करी अंग्रेजों की, ठीक है। तो अब क्या था कि ये जो प्रिंसली भारत जो है ना, ये तो थे प्रांत अपने, जिसमें प्रेसिडेंसी भी आ जाते थे,
और ये थे रजवाड़े, जिनको अपन बोलते थे प्रिंसेस, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसेस और प्रिंसली स्टेट। प्रिंसेस मतलब ये रजवाड़े और प्रिंसली स्टेट मतलब ये राज्य, राज्य। ठीक है, तो ये प्रांत जो होते थे ये तो अंग्रेजों तो थे ही 11 गवर्न कर रहे थे, लेकिन ये रजवाड़े नए आए कॉन्सेप्ट, मतलब पहले अंग्रेजों का इनके प्रति कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, तुम अपने अलग रह रहे हो। अब तो जो 11 प्रांत थे, जैसे अपन बंगाल देखते हैं, बॉम्बे आया, इधर मद्रास आया, फिर अपन ने आगरा देखा इधर, यहाँ है कि नहीं NWP प्रांत। लेकिन अब अपन को इन रजवाड़ों से बात करनी पड़ेगी। तो जब ये व्यक्ति था एक, ठीक है, ये गवर्नर जनरल, तो ये गवर्नर जनरल जब महारानी के प्रतिनिधि के रूप में इन प्रांतों से बात करता था तो इसको गवर्नर जनरल बोलते थे। और जब यही व्यक्ति, ये ऊपर महारानी है, ये गवर्नर जनरल इस महारानी के प्रतिनिधि के रूप में इन रजवाड़ों से बात करता था तो इनको वायसरॉय बोलते थे। मतलब सिक्का एक ही था, लेकिन उसके दो पहलू थे, दो फेस थे उसके। महारानी के प्रतिनिधि के रूप में जब वो व्यक्ति प्रांतों से बात करेगा, मतलब ब्रिटिश प्रांत तो ब्रिटिश प्रांत ही होते थे, तो वो गवर्नर जनरल कहलाएगा, और जब रजवाड़ों से बात करेगा तो वो वायसरॉय। ये इसलिए चेंज किया। ये क्यों किया? 57 के विद्रोह का थैंक देना अपने को, और 1858 के एक्ट से पहले विक्टोरिया घोषणा हुई, उसमें लिखा हुआ था ये कि आज से ब्रिटेन की महारानी संभालेगी सबको, चाहे वो प्रांत हो, समस्त भारत की प्रजा। तो भारत में प्रांत भी आ गए और ये रजवाड़े भी आ गए। समझ गए? ये चीज़ है, तो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है ये। फिर अपन देखते हैं एंड हो गया किसका? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड का। अब अपन जैसे देखते हैं कि सर ये एंड हुआ तो सर कभी तो चालू भी होंगे। बिल्कुल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो शुरू से ही थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट में रिविजन किया उसे, वेरी गुड। तो ये डायरियर की थी, ये इसी को पढ़ा था अपन ने, डायरियर की, जो 2 दिन से अपन लिख रहे हैं टेस्ट के अंदर आया था ना डायरियर की। तो सवाल ये आता है कि जो डायरियर की पिट्स ने स्टार्ट करी थी, वो डायरियर की किस एक्ट से खत्म हुई? 58 के एक्ट से। 58 के एक्ट से जो डायरियर की खत्म हुई, वो किस एक्ट से चालू हुई थी? वो पिट्स से चालू हुई थी। ठीक है ना, ऐसे ध्यान में रखना है इसको। ऐसा नहीं कि अनंत काल तक चलती रही है। तो बता था डायरियर की अलग अलग आती है, एक अपन बक्सर के युद्ध के बाद पढ़ते हैं, एक ये पिट्स में है, एक अपन जब 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे उसमें आएगी प्रांतों में डायरियर की। तो डायरियर का मतलब सीधा सा रूल ऑफ 2। अब वो 2 कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो डी पकड़ना है, डायरेक्टर। इधर बोर्ड ऑफ कंट्रोल सी पकड़ना है, कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड। BCCI पढ़ते हैं अपन, BOC BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। BCCI का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। समझ गए? तो देखो ये एंड हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एंड, ये चीज़ थी, ये है ना चीज़ वही है ईस्ट इंडिया कंपनी। वो खाल पहले खत्म, मर तो पहले चुकी थी, ये खाल थी। ठीक है, स्किन इसको बचाए रखा था, वो भी यहाँ खत्म हो गई। अब सीधी सी बात है, देखो कोई चीज़ खत्म होती है तो फिर कोई चीज़ शुरू भी होती है। भाई ये आपने खत्म कर दिया तो प्रशासन चलाने के लिए कुछ तो चाहिएगा अपने को, बिल्कुल चाहिएगा। ये हुआ देखो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट क्या? ये स्टार्ट क्या? भारत राज्य सचिव, इसको अपन बोलते हैं ये SOSI, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत राज्य सचिव, भारत राज्य, अब देखो मतलब भारत राज्य पूरा एक स्टेट माना, उसका सचिव है ये, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SOS, है ना। ये वो पैनिक सिग्नल नहीं है, वो सेव अवर सोल। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, SOSI, ये सब जगह नोट्स में ऐसे लिखा हुआ था, आप ध्यान दो इसको। ये क्या था? ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ब्रिटिश कैबिनेट अपन जानते हैं, कैबिनेट मंत्रिमंडल उसका सदस्य है, और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, इसको अपॉइंट भी वही करती थी ब्रिटिश संसद, आप चाहे लिख लो अलग से, अपॉइंट ब्रिटिश संसद करेगी। ठीक है, अपॉइंट ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही इसको BPL, ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी, और ये इसको रिमूव करेगी। ठीक है, कोई इसका फिक्स टेन्योर नहीं था, जब चाहे इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट हटा सकती थी। हटाता तो क्राउन था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट रिकमेंड करती थी। भाई जैसे अपन जज देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है? अब जैसे जस्टिस वर्मा की चल रही है पूरी प्रोसीडिंग, तो उस पर ध्यान रखो। समझ गए? तो ये चीज़ है। स्टार्ट हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारतीय राज्य सचिव, और इसका जो पूरा ऑफिस था उसी को अपन बोलते थे इंडिया हाउस। भाई पहले नहीं चला रहा था अपन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडिया हाउस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष हुआ उसको भारत मंत्री, ऐसे ये चीज़ें सारे, ये भारत सचिव, भारत मंत्री, सब यही व्यक्ति था। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बचा ही नहीं है, जितनी भी शक्तियाँ COD BOC के अंदर थी सब किसके पास आ गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास आ गई। समझ गए? अब तो ये अपन थोड़ी देर पहले लाइन पढ़ी देखो, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट पहले क्या होता था? पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो
6 मेंबर थे उनको नियुक्त करती थी और उनके थ्रू कंट्रोल करती थी। आज अपने पास डायरेक्ट है, अपन को किसी को नहीं बोलना, अपन को इसको बोलना। पहले गवर्नर जनरल से अगर बात करनी होती थी तो COD को मैसेज छोड़ती थी पार्लियामेंट, और फिर COD और BOC मिलकर गवर्नर जनरल से बात करते थे और फिर वो रिप्लाई वहाँ पहुँचता था। आज मैं डायरेक्ट बात करूँगा इसके थ्रू। ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, पहले था क्या कोई कैबिनेट में? देखो COD या BOC में से कोई नहीं था ब्रिटिश कैबिनेट का, उनको तो ब्रिटिश कैबिनेट नियुक्त करती थी, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन आज ये डायरेक्ट है। तो इस वर्ड को समझो, ये डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट? कैबिनेट आज डायरेक्ट काम कर रही है, पहले नहीं था। यूँ ये चीज़ है, देखो डायरेक्ट। अब देखो मैं बार बार कहता हूँ, जैसे ये समझ में, ये इस चीज़ को फिट होने में स्टूडेंट को 2-3 साल लग जाते हैं कि यार ये कैसे, ये यहाँ ये बोल दिया कि ब्रिटिश क्राउन, अरे पर रेगुलेटिंग से ब्रिटिश क्राउन है, भिड़ते लिखा था 1600 के अंदर महारानी ने चार्टर दिया, तो उसको समझ में नहीं आता। ये मतलब चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती कि धीरे धीरे कैसे, तो डाइजेस्ट तब होगी ना, पहले इसका आप इम्प्लीकेशन तो समझो कि डायरेक्ट से हुआ क्या। ये ब्रिटिश कैबिनेट वर्ड तो पकड़ो एक बार। और ये क्यों नहीं इसको समझ में आता इतना, क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये पिट्स वाले, इनको वो स्किप कर जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, कि ये क्या था, ये कैसे कंट्रोल होता था, इनमें थे कौन, क्यों अपन ने फोकस किया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट कौन करता था। बनाया था मैंने पूरा चार्ट कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, हटाएगा कौन, इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको हटाएगा कौन। वो तब आता हो ना, फिर जब ये खत्म हो गया अब क्या, तब अपन को पता लगता है कि ये इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट, इसलिए उसको टाइम लगता है समझने में। फिर क्या है, रोए मन से समझ तो लेता है, लेकिन फिर उसको लिखना नहीं आता, एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि वो भाई नींव ही ढीली थी, पिट से ढीला था तुम्हारे, तो कैसे हो, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें धीरे धीरे चलो, ये बहुत गंभीर चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। तो यहाँ आगे यहाँ स्टार्ट हो गया। अब सीधी सी बात है कि अपन ने पहले पढ़ा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने व्यक्ति होते थे, जब ये BOC स्टार्ट हुआ उसमें कितने थे, तो टोटल कितने हो गए, 30, ठीक है। और फिर ये तो अपॉइंट करते थे एक व्यक्ति, किसको, गवर्नर जनरल को, जो सारा काम वाम करता था, और इसका अध्यक्ष ही होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसको अपन भारत मंत्री कहते थे, इंडियन मिनिस्टर, समझ रहे हो। तो अब जैसे अपन देख रहे हैं कि यार ये 30 की यूनियन काम करती थी पूरा, मतलब इतना कलिश था प्रशासन, तो ये एक व्यक्ति कैसे संभाल लेगा ये भारतीय राज सचिव, भाई इसकी मदद के लिए भी तो सारे चाहिएंगे। तो चलो 30 के 30 मत दो आप, कम से कम आधे तो दो मेरे को। तो 15 सदस्य क्या बनी, इसकी एक काउंसिल बनी। यहाँ पे वर्ड अपन एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं रखेंगे, सिर्फ काउंसिल रखेंगे, परिषद, 15 सदस्यीय परिषद। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद जो है वो सिर्फ गवर्नर जनरल के संदर्भ में काम आती है, वो वर्ड यहाँ काम नहीं आता, समझ गए। तो एक काउंसिल बनी, कितने सदस्य थे उसके अंदर, 15। ये आता है क्वेश्चन, कितने थे सदस्य, 15 थे। मद क्या कार्य था, मदद किसका, भारतीय राज्य सचिव, जिसको अपन ने क्या बोला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अध्यक्ष कौन, ये भारतीय राज्य सचिव, और ये सलाहकारी थी, मतलब ये जो 15 जो है ना, ये सलाहकारी है, ये बाइंडिंग नहीं है डिसीजन हमारे भारतीय राज्य सचिव के ऊपर। बाइंडिंग हो जाएंगे तो वो बेचारा काम ही नहीं कर पाएगा, इसमें तो वही गुटबंदी में फंस जाएगा, ठीक है। उसको बिल्कुल वीटो दिया गया भारतीय राज्य सचिव को, आप चाहो जब इनकी बात अपन काट सकते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने यहाँ लिखा हुआ चेंजेस इंग्लैंड और चेंजेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें थोड़ा सा एक बाइफर्केशन लिख लो, जो 2 लाइन छोड़ी गई हैं। ये 15 जो है ना, इनमें से 8 को तो नियुक्त करती थी क्राउन, मतलब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, और 7 को नियुक्त करता था ये COD, कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप बोलोगे सर अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते ये अपनी छाप छोड़ गया। भाई इनके जैसे ये हमेशा से ही चलाता है कंपनी को, 1600 से स्टार्ट हुआ, 1858 में करीबन 258 साल तक इसने कंपनी को चलाया है, तो बहुत कुछ जानते हैं ये कंपनी के बारे में। तो इनका एक बार अपने को से रखना है ना, क्योंकि ये मर्चेंट कंपनी है। ऐसे यूँ जोश जोश में आके कि 1857 का विद्रोह हो गया, सबको अपन हटा दें, नहीं हिल जाएगी पूरी, इनको रखो आप। तो इसने ये COD ने नॉमिनेट किए थे ये, समझ गए, और ये क्राउन ने नॉमिनेट किए थे। तो नॉमिनेशन से आगे ना COD के अंदर जो 24 जने थे उनमें से कोई भी 7 उठा के अपन ने ले लिए, जो आपको अच्छा लगा। 15, 8 और 7, 15 हो गए। अब जैसे ये 8 और 7 परमानेंट तो रहेंगे नहीं ना, मान लो इस 8 में से किसी की भी एक की डेथ हो गई 2 दिन बाद, हो सकती हुई होगी, तो अभी वो उसकी जगह भरने कौन आएगा, और आएगा तो कोई न कोई तो आएगा ही, नो डाउट। वो कैसे आएगा, तो उसको वापस जो नया आएगा उसको भी क्या करेंगे, उसको क्राउन क्या कर देगी, क्राउन नॉमिनेट कर देगी वापस, ठीक है। अब इनमें से कोई एक्सपायर हो गया तो ये
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो अब है ही नहीं, ये तो खत्म हो गए भैया। पहली बार तो इन्होंने 7 नॉमिनेट कर दिए, अब अगली बार नॉमिनेट ही नहीं कर पाएंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो उसका बाकी का क्या होगा, इसमें इसको रिफिल करने कैसे आएगा इस 7 को, तो इसको इलेक्ट करेगा, और इलेक्ट कौन करेगा, ये काउंसिल इलेक्ट करेगी इसको। काउंसिल जो थी ना भाई, एक गया ना तो 14 तो बच ही रहे हैं, तो 14 के 14 मिलके जो यहाँ रिक्ति होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में उसको नियुक्त करता, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स में जो नियुक्ति होती थी भाई, पता तो होता ही था ना कौन किधर से आया हुआ है, तो जिसकी जैसे डेथ होती थी वैसे वो रिफिल हो जाता था। ये चीज़ समझने वाली है। और दूसरी चीज़ क्या है, अब देखो ये नो डाउट भारतीय सचिव इंपॉर्टेंट था और ये पोस्ट इंपॉर्टेंट थी, पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आज से चलाएंगे, तो इन 15 में से किसी भी पद पे किसी को आना है तो उसकी एक शर्त होती थी। वो शर्त क्या होती थी कि आपने 10 साल इंडिया के अंदर काम किया हो, है ना, इंडिया को आप समझते हो ढंग से, और इंडिया से आए हुए आपको 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए हो, मतलब वापस ये वापसी का निशान है कि इंडिया से आए हुए आपको 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए हो। ये 2 कंडीशन थी इनके लिए, काउंसिल का आपको मेंबर बनना है तो उसको लिख लो कि 10 तो इंडिया के अंदर, और ये डाउन का मतलब वापस अपन आए तो 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए होने चाहिए आपको इंडिया से आए। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा गहरा कॉन्सेप्ट है, ये अच्छी क्वेश्चन है। ये 15 और ये काउंसिल, ये तो बच्चे को याद है 1858 के एक्ट में, लेकिन एक तो इसकी संरचना 8 और 7 क्राउन और अपने COD क्रम से, और रीनोमिनेट कैसे आएंगे, क्राउन से ही, और इलेक्शन करेगा काउंसिल। और फिर कंडीशन क्या थी कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो आपको इंडिया में सर्विस का, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए आपको आए, भारत से आए। जैसे मान लो अब जैसे 1858 है तो 59 के अंदर ये चालू हुआ, तो 59 का मतलब आप 1849 से पहले भारत से नहीं आए हो। 1859 में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना इस काउंसिल के लिए, तो 1849 से पहले आप भारत से नहीं आने चाहिए। ऐसा क्यों किया गया, आप सोचो कि भाई गत 10 साल की घटनाओं से आप परिचित हो, ज़्यादा पुरानी घटनाओं से परिचित हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पता चला कि 1803 के अंदर आप मराठा और उन युद्ध में गए थे, अरे वो तो हमने जीत जात लिए यार, छोड़ो तुम तो उसको, तुम तो बताओ पिछले लास्ट 10 सालों की बात करो। 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ जानते हो क्या, कहीं फेस किया था क्या किसी को? हाँ जानता हूँ, क्योंकि देखो 1857 का विद्रोह आ रहा है ना इसके अंदर। तो जो तत्कालीन जो भारत था उससे आप परिचित होने चाहिए, बस इसका इस कंडीशन का मतलब सिर्फ इतना था। समकालीन भारत जो था ना, कंटेम्प्रेरी इंडिया CI, तत्कालीन भारत, उसकी परिस्थितियों को आप जानते हो। हमें कोई मतलब नहीं आप ये जानते हो कि भाई परमानेंट सेटलमेंट रेतवाड़ी, वो गई चीज़ें पुरानी हो गई यार, लेटेस्ट बताओ तुम तो इसके बारे में क्या जानते हो गत 10 साल। ये इसलिए कि मतलब ज़्यादा बूढ़े नहीं हो, भारत की पूरी स्थिति से तुम वाकिफ हो, तभी तो डिसीजन दे पाओगे। पता चला तुम बात कर रहे हो टीपू सुल्तान, अरे टीपू सुल्तान गए यार, हो गए खूब टाइम हो गया, 50 साल हो गए उसको गए। ये दूसरी कंडीशन इसलिए थी। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर थी अपने इस 15 की कहानी। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो अपन को परेशान करे या क्वेश्चन गलत हो। तो जो मोटी मोटी चीज़ इसमें ध्यान रखनी, खत्म हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, COD और BOC। शुरू हुआ क्या, भारत राज सचिव अकेला काम नहीं कर पाएगा, पहले जो 30 थे कम से कम उसके आधे तो दे दो, आधे दे दिए 15, और इसमें 8 और 7। अब जैसे आप देखोगे भी ना कि 8 भाई 15 आता है, इवन नंबर है कि नहीं, बरोबर नहीं रखा, 16 रखते तो 8-8 हो जाता दोनों। वही जो रेगुलेटिंग एक्ट में गड़बड़ हुई थी ना 4, वो गड़बड़ हो जाती, फिर 4 को 3 किया ना पिट्स में ऐसे। तो अपन ने 8 पहले रखा क्राउन का पलड़ा भारी, और 7 रखे अपन ने COD कंपनी का पलड़ा कंपेरेटिवली हल्का। इनको तो मनाना आसान था ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आते थे क्राउन के थ्रू। तो ये अपने 58 का एक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ होम गवर्नमेंट में चेंज हुए, भारतीय प्रशासन में कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। ये सारा अपन ने देखा ही, कहीं भी देख लो कुछ आया भाई। ये जो आया ना, जैसे आप बताओ कि भाई उसको वायसरॉय का दर्जा दिया गया, तो वो भारतीय प्रशासन में डायरेक्ट ही है, उसका कोई अभी चेंज नहीं आया। वो तो वहाँ बोला गया कि जिससे कि भाई वो प्रांतों से बात कर पाए। अभी ये कुछ भी नहीं था कि वो प्रांतों से क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, रखा गया कि हाँ भाई वायसरॉय को अपन नियुक्त करते हैं, वो गवर्नर जनरल को वायसरॉय बोला जाएगा आज से। समझ गए, ये चीज़ थी इसके अंदर। अब एक बार इसकी रीडिंग लगा लो बुक से, और फिर कोई चीज़ मुझे बताओ, और क्वेश्चन देख लो एक बार। क्वेश्चन में देखो 58 के क्या क्या क्वेश्चन है। जब
1858 में क्राउन ने भारत सरकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ग्रहण किया को सही कर लो, तो सभी विधायी प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके काउंसिल में है। SOS आई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को शक्ति हस्तांतरण। अब देखो ब्रिटिश सम्राट, इससे पहले ये नहीं था। 1858 भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित किया गया। बार बार देखो क्राउन वर्ड आ रहा है इसके अंदर, सम्राट, क्राउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारत से सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अब सीधा जैसे लिखा हुआ तो वहाँ आप लिखोगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और पूर्णतः मतलब वो COD और BOC लिखोगे और लिखे काटोगे और लिखोगे वो डायरेक्ट की जो पिट से चालू हुई वो डायरेक्ट की यहाँ खत्म हुई। फिर शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया 1858 के एक्ट से। 1858 के एक्ट के अनुसार भारत के देशी राज्यों के बारे में नीति निर्माण तथा युद्ध और शांति की घोषणा के लिए ब्रिटिश संसद की सहमति लेना आवश्यक था। ठीक है, युद्ध की घोषणा। और ये देशी राज्यों से जब वो व्यक्ति बात करेगा गवर्नर जनरल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वायसरॉय बोलेंगे। सिक्का एक ही था लेकिन दो चेहरे थे। प्रांतों से बात करेगा तो गवर्नर जनरल पहले की तरह, और जब ब्रिटिश रियासत से देशी रियासतों से बात करेगा प्रिंसली स्टेट से, तो वो हो जाएगा वायसरॉय, महारानी के प्रतिनिधि के रूप में। फिर 59 के अंदर देखो ये आ रहा है, ये अपने CRPC और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 58-59 के अंदर आए। होम चार्जेस नहीं थी तो वही थी सारा, जैसे बता इसमें बीच में एक लाइन आई थी कि पूर्णतः ये कंपनी ही देगी सारा खर्चा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जितना भी खर्चा आ रहा भारतीय कोष वही था सारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जितनी भी सैलरी वगैरह जा रही है सब इंडिया कोष से जाएगी। ठीक है, ये 59-60 का ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर 61 अब आ गया था। ओके, तो यहाँ तक था अपना 58 58 देखा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 1861 का एक्ट।